बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास दो नए एनर्जी सोर्सेज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनर्जी फ्रॉम बायोमास ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, लेकिन ये एनर्जी सोर्स है क्या, सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज बायोमास। जैसे कि वर्ड बता रहा है, आप बच्चे जानते हैं कि बायो मीन्स लिविंग, जबकि मास मीन्स मटीरियल। यहां पर हम कहेंगे एक किस्म का वेस्ट मटीरियल। सो व्हाट इज बायोमास देन? बायोमास इज द वेस्ट मटीरियल which we obtain from living organisms। इसमें कौन कौन आ जाता है जी? तो याद रखिएगा, बायोमास इंक्लूड्स नंबर 1 इसमें ट्रीज, प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन, इसके अलावा क्रॉप्स का रेजिड्यू, फसलों का जो बाकी बच जाता है पोर्शन, उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स का रेजिड्यू है। जैसे कि हमारे पास चावल का जो छिलका बच जाता है, इसी तरह से हमारे पास एनिमल डंग, जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है, मिसाल के तौर पर जैसे गोबर, तो ये भी हमारे पास एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहा है। ये सारे मटेरियल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे मैसेज जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये बायोमास है। क्यों बायोमास है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें रिसीव हो रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये बायोमास है तो फिर बायोमास एनर्जी क्या हुई, और बायोमास से हम कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, बायोमास एनर्जी बेसिकली क्या है? कन्वर्जन है इन मटेरियल्स की किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में। तो हम कहेंगे व्हाट इज बायोमास एनर्जी? बायोमास एनर्जी रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ बायोमास। हम इसमें बायोमास को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनटू फ्यूल्स। या तो हम इनसे फ्यूल्स बनाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, और substances which further can produce fuels। यानी कि दो चीजें, या तो मैं ये जितना भी मटेरियल आपके सामने लिखा बायोमास, उससे डायरेक्ट फ्यूल बना दूंगा, या फिर हम क्या करेंगे, उनसे ऐसे सब्सटेंसेस बनाएंगे जो फ्यूल होंगे। तो हमारे पास अब ये काम करना कैसे है, किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इस मटेरियल से? हमारे पास इसके लिए दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो हम डायरेक्ट कंबस्टन कर दें। कंबस्टन का मतलब होता है जलाना। ये मेथड हम कब यूज करेंगे? जब हमारा जो बायोमास है वो सॉलिड वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है लिक्विड का जलना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन सॉलिड वेस्ट की कंबस्टन हमारे लिए आसान है। तो हमारे पास ट्रीज, प्लांट्स या नेचुरल वेजिटेशन या हमारे पास क्रॉप्स का रेजिड्यू, ये यूजुअली एक सॉलिड वेस्ट है। तो हम इसके जरिए इनको जलाकर एनर्जी ले सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? दूसरा मेथड कहलाता है फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस है, और उसमें भी हम बायोमास को फर्मेंटेशन के जरिए उससे फ्यूल्स बनाएंगे। लेकिन पहले हम जरा देखते हैं कि हम डायरेक्ट कंबस्टन में क्या करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डायरेक्ट कंबस्टन में क्या यूज करना है? सॉलिड वेस्ट।
तो सॉलिड वेस्ट को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे। और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको आप जानते ही नहीं है, बल्कि इंसान ने जो सबसे पहले आग जलाना सीखा वो एक्चुअली यही था, क्योंकि उसमें जब उसने लकड़ी से आग जलाई तो वो जो लकड़ी है वो एक बायोमास है, क्योंकि वुड जो है वो बायोमास में आता है, और उसका जल कर फ्यूल देना, तो हमारे पास ये तो बायोमास से सारा फ्यूल आ रहा है, तो ये डायरेक्ट कंबस्टन थी। लेकिन हम इसको एज ए एनर्जी सोर्स कैसे यूज करेंगे, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जितना भी सॉलिड वेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जैसे ट्रीज हैं या पत्ते हैं, और हमारे पास कोई भी क्रॉप्स का रेजिड्यू है, ये सारा सॉलिड मटेरियल जो है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल हम एक टैंक में डाल देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इस टैंक में इसको कंबस्टन करेंगे, और कंबस्टन की वजह से आपको मालूम है हीट प्रोड्यूस होगी। ये हीट से हम क्या करेंगे, ये पानी को हीट देंगे, और ये पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होकर स्टीम बनाएगा। इस स्टीम से हम ये टरबाइन रोटेट करेंगे, और ये टरबाइन रोटेट होकर इस जनरेटर को रोटेट करेगा, एंड विच विल फर्दर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आप देखें कि हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट से स्टार्ट किया और बनाया क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप कचरे से, सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज बना रहे हैं। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये प्रोसेस काफी ज्यादा एप्लीकेबल है, और वो अपने कचरे को भी जाया नहीं करते, बल्कि उससे भी कोई यूजफुल चीज बनाते हैं। तो ये है डायरेक्ट कंबस्टन। और अगर आप डायरेक्ट कंबस्टन ये देखें, ये तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए ना, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट कंबस्टन से आप घर को हीट कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक एनर्जी सोर्स को यूज करना है। या फिर आप उससे पानी को गर्म कर रहे हैं, जिसको आप बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, ये भी आप क्या कर रहे हो, उस एनर्जी को एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हुआ डायरेक्ट कंबस्टन का मेथड। अब जरा देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं सेकंड मेथड है फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन में दो चार बातें पहले याद रखनी है हम लोगों ने, और वो है कि फर्मेंटेशन में आप चीज को जलाएंगे, बट यू विल यूज सम एंजाइम्स, सम बैक्टीरिया, और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एब्सेंस ऑफ एयर। याद है वहां पर हमारे पास जब हम डायरेक्ट कंबस्टन करते हैं तो हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं, हवा की मौजूदगी में, लेकिन यहां हम एब्सेंस ऑफ एयर में उस चीज को किसी खास बैक्टीरिया और एंजाइम की मौजूदगी में जो प्रोसेस करेंगे, ये हमारे पास फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। व्हाई बायोकेमिकल प्रोसेस? Because you are getting chemical changes from some biomass and you are including enzymes and bacteria in this section. और enzymes और bacteria जो है वो bio या living organisms में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक biochemical process होगा। लेकिन इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक टैंक यूज करेंगे, एंड दैट टैंक इज कॉल्ड डाइजेस्टर। इस टैंक के अंदर हम वो सारा मटेरियल डाल देंगे, और ये मटेरियल ना सिर्फ सॉलिड हो सकता है बल्कि ये एनिमल डंग भी हो सकता है। ये हमारे पास जरूरी नहीं कि सॉलिड मटेरियल हो। अब यहां पर डाइजेस्टर के अंदर वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमारे पास फ्यूल बनेगा। ये जो फ्यूल बनेगा आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस और बायोमास से बन रहा है, तो ये जो फ्यूल होगा ये बायोफ्यूल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, बायोफ्यूल की एक दो एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। बायोफ्यूल की एग्जांपल है एथेनॉल।
एथेनॉल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन। व्हाट इज गैसोलीन? बच्चों, ये जो पेट्रोल आप बाइक्स में या गाड़ियों में डलवाते हैं, इसे हम एक्चुअली में केमिकली गैसोलीन कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और ये इसका रियल नेम है। पेट्रोल इसका रियल नेम नहीं है, बल्कि वो एक गलत नाम है जो लोकली ज्यादा मशहूर हो गया। यही वजह है कि अगर आप कहीं बाहर किसी कंट्री में जाएंगे तो वहां पेट्रोल स्टेशन नहीं होते, बल्कि वहां गैस स्टेशन होते हैं। गैस स्टेशन का यह मतलब नहीं कि वहां गैस मिल रही है, वहां गैसोलीन मिल रहा है, जिसको आप पेट्रोल कहते हैं। तो ये हमारे पास एथेनॉल जो है वो गैसोलीन को रिप्लेस कर सकता है। क्यों रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि हमें मालूम है गैसोलीन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। पेट्रोल और सुई गैस वगैरह जो है, इनके जखायर आहिस्ता आहिस्ता हम यूज करते जा रहे हैं। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो इनको रिप्लेस कर सके, एंड एथेनॉल इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। और कई ममालिक में इवन इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। जैसे ब्राजील में हमारे पास 80% जो टोटल हमारे पास उनकी जरूरत है वो बजाय पेट्रोल से एथेनॉल के पूरी हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये तो एथेनॉल है ना, एथेनॉल तो एक लिक्विड है, लेकिन फ्यूल जरूरी नहीं लिक्विड हो सकता है। मिसाल के तौर पर फ्यूल मीथेन भी हो सकता है। अगर ये फ्यूल मीथेन हो तो अब ये हमारे पास बायो फ्यूल है, लेकिन एक गैस है। इसे मैं कहूंगा कि इट्स अ बायोगैस। तो बायोगैस, बच्चे समझते हैं कि बायोगैस कोई और चीज है, बायोफ्यूल कोई और चीज है। नहीं, बायोगैस इज अ टाइप ऑफ अ बायोफ्यूल। नाउ हम कैसे फर्मेंटेशन को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? दो तरह से। देखिए, ये वो डाइजेस्टर है जिसका जिक्र मैंने अभी आप लोगों के सामने किया। इस डाइजेस्टर के अंदर हम वो सारा सॉलिड वेस्ट, जिसमें इवन वो गोबर या डंग जो है वो भी शामिल होगा, उसको डाल देंगे। अब इसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इसके अंदर बनेगी मीथेन, वो भी एक बायोगैस है। आप इस मीथेन से दो काम कर सकते हैं, या तो इसका डोमेस्टिक यूज कर लें, वो क्या है, आप इसी से पाइपिंग करके इस मीथेन को घरों में सप्लाई करें और इससे कुकिंग और दूसरे काम करें। लेकिन अगर आप चाहें तो यही मीथेन जो है उसको, क्योंकि ये कंबस्टिबल है, इसको जलाएं और जलाने से हीट प्रोड्यूस करें। अब ये हीट से आप क्या करें, बिल्कुल पहले की तरह आप इस पानी के रेजरवायर को गर्म करें, जिससे क्या होगा, पानी बॉयल होने पर स्टीम प्रोड्यूस करेगा। इस हाई प्रेशराइज्ड स्टीम को अगर आप इस टरबाइन के करीब रखें तो ये टरबाइन पर प्रेशर डालकर उसको रोटेट करेगा, और जब ये इस टरबाइन को रोटेट करेगा तो हम देखेंगे ये टरबाइन अल्टीमेटली इस जनरेटर को रोटेट करेगी, और जनरेटर को रोटेट करने का मतलब है कि वी विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब आप लिक्विड वेस्ट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्ट कंबस्टन नहीं, बल्कि आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है उसको देखना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट अबाउट द वेस्ट? इस वेस्ट के यूज होने के बाद जो एक नया वेस्ट बनेगा, यानी कि इस वेस्ट का वेस्ट, वो क्या होगा? स्टूडेंट्स, वो बड़ा इनरिच होता है, उसमें बहुत ज्यादा तादाद में नाइट्रोजन और इस तरह के बहुत से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि पौधों की जरूरत होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि कैसी जबरदस्त बात है कि ये जो वेस्ट का वेस्ट है, इवन वो भी यूजफुल है अगर कोई करना चाहे। और वो कहां यूज होगा? वो फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास है। और इवन लाहौर के अंदर भी कई जगहों पर ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें वो कूड़े को यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, अब लास्ट चीज हमारे पास, और वो है कि एनर्जी जो जमीन के अंदर से आए, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। तो आइए जरा देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट एनर्जी सोर्स है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जैसे कि नाम में आपको ये जो वर्ड नजर आ रहा है, जियो, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, तो अर्थ की हीट।
अर्थ की हीट कभी आप लोगों ने देखी? कहीं घर में बैठे बैठे आपको कभी फील हुआ कि अर्थ से कोई हीट आ रही है? डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लिटरली जमीन के अंदर से हीट निकलती हुई नजर आती है। ये हमारे पास जमीन के अंदर से जो हीट आ रही है, इसे हम बोलते हैं ये जियोथर्मल एनर्जी है। तो जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या हुई? ये हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ, जमीन के अंदर से जो एनर्जी, हीट एनर्जी आ रही है, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है। अच्छा, समटाइम्स जरूरी नहीं वो हीट आ रही हो, बल्कि समटाइम्स गर्म पानी आ रहा होता है, समटाइम्स स्टीम भी आ रही होती है। तो यहां पर हम इसको कंप्लीट करते हैं कि हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर जमीन के अंदर ऐसा क्या है जो जियोथर्मल एनर्जी, या जमीन के अंदर से एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है? यानी कि आप पूछेंगे कि सर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की सोर्स क्या है, वजह क्या है, रीजंस क्या है? स्टूडेंट्स देखते हैं। पहली रीजन है जियोथर्मल एनर्जी की रेडियो एक्टिव डिके। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जमीन का जो इंटीरियर है वो बहुत से एलिमेंट से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। ये कौन से होते हैं? कुछ एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, और इसके रेडियो एक्टिव डिके की वजह से हर वक्त हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है। तो जमीन के अंदर से आने वाली हीट एनर्जी की कुछ वजह ये रेडियो एक्टिव डिके है, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी रीजन क्या है? रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ। जमीन किसी जमाने सूरज का हिस्सा थी। यही वजह है कि जमीन का जो इंटीरियर है वो अभी भी बिल्कुल गर्म है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें जमीन का ये इंटीरियर इस तरह से गर्म क्यों है, तो उसकी रीजन मैंने आपको बताया कि इट वाज अ पार्ट ऑफ सन। बट ये जो हमारे पास जमीन का गर्म इंटीरियर है, ये हीट क्यों कर जमीन की सरफेस तक पहुंच जाती है समटाइम्स? क्योंकि कई जगहों पर हमारे पास जमीन से नीचे 10 किलोमीटर तक कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं, या तो वो पिघली हुई होती है, या वो मोल्टन या फिर पार्टली मोल्टन फॉर्म में होती हैं। अगर आपको मोल्टन या पार्टली मोल्टन चट्टानें मिले, इसका मतलब ये है कि इनमें एबिलिटी है कि वो हीट जो जमीन के इंटीरियर के अंदर ट्रैप है जमीन के सेंटर पे, वो उनमें से फ्लो करके जमीन की सरफेस तक पहुंच जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जमीन के जो सेंटर में हीट है वो मुसलसल उन रॉक्स में से जो मोल्टन या पार्टली मोल्टन स्टेट में है, उनमें से पास करके जमीन की सरफेस तक वो हीट पहुंच रही होती है। तो ये हुई दूसरी रीजन। दूसरी रीजन में आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नोट करने हैं वो ये हैं कि वो रॉक्स जो पार्टली मोल्टन या मोल्टन स्टेट में हैं वो जमीन से कितना नीचे है? 10 किलोमीटर। तो मोल्टन और पार्टली मोल्टन स्टेट या रॉक्स कह लें। नाउ स्टूडेंट्स, ये रॉक्स क्या करते हैं? दे ट्रांसफर अर्थ्स रेजिडुअल हीट टू सरफेस। ये अर्थ के अंदर की हीट को अर्थ की सरफेस तक
पहुंचने देते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के दो सोर्सेज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब ये तीसरा सोर्स क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा सोर्स है जिसकी वजह से जमीन के अंदर हीट जनरेट हो रही है, वो है कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स, इससे कैसे हीट जनरेट हो रही है जरा देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास जमीन के नीचे जो रॉक्स हैं और डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स हैं, उनके कंप्रेस होने की वजह से फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन आपको मालूम है हीट जनरेट करती है। ये हीट भी हमारे पास जमीन के अंदर से जमीन की सरफेस तक पहुंचती है, और हम कहते हैं ये भी एक जियोथर्मल एनर्जी का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास तीन सोर्सेज हैं एनर्जी के। रेडियो एक्टिव डिके है जमीन के अंदर, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ है, जमीन की अपनी हीट जो अभी भी उसके इंटीरियर के अंदर ट्रैप है, बंद है, और तीसरा हमारे पास जो मटेरियल है जमीन के अंदर, उनकी कंप्रेशन की वजह से, उनके दबने की वजह से जो हीट रिलीज हो रही है, वो सब हमारे पास सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्या इस जियोथर्मल एनर्जी को हम अपने किसी बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्या हम यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें हैं। नंबर वन, अगर आपके पास जो हॉट लेयर है रॉक्स की, वो जमीन के करीब पानी के साथ कहीं कांटेक्ट में हो, तो हम कहेंगे कि हॉट लेयर ऑफ रॉक्स is near the water table। पानी के जो जखीरे हैं जमीन के अंदर, उसको कहीं टच कर रही है। इस सूरत में क्या होगा स्टूडेंट्स? तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, जरा देखिए, जिन जगहों पर जियोथर्मल एनर्जी मौजूद है और पानी जो है वो हॉट लेयर्स के साथ कांटेक्ट में है, तो आपको पहली चीज जो देखने को मिलेगी वो हॉट स्प्रिंग्स होंगे। ये हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? ये तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ऐसे तालाब जिनका पानी जो है वो गर्म होता है। कैसे गर्म हो गया खुद ब खुद? क्योंकि वो जो पानी जहां से आ रहा है वो हॉट लेयर जो है रॉक्स की, उसके साथ कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से हमारे पास ये हॉट स्प्रिंग्स होंगे। तो पहली रीजन, जो पहली चीज आपको देखने को मिलेगी वो क्या हुई? हॉट स्प्रिंग्स। नंबर टू, जो दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, जरा देखते हैं वो क्या होगी। स्टूडेंट्स, समटाइम्स हमारे पास टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका होता है कि बजाय हॉट वाटर आने के हमारे पास एक स्टीम वेंट आती है, यानी कि एक स्टीम जो है वो बड़े ही प्रेशर से जमीन से निकल रही होती है। आप चाहें तो इस स्टीम को यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप इस स्टीम के रास्ते में एक टरबाइन लगा दें तो इस स्टीम के प्रेशर से टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन के रोटेट होने से हमारे पास जनरेटर रोटेट होगा, और जनरेटर के रोटेट होने से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी ऐसी जगहों पर वो क्या हो गई? स्टीम वेंट्स। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे हम बोलते हैं गीजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, गीजर्स क्या होते हैं जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, समटाइम्स प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होता है कि हमारे पास आपको इस तरह के हॉट स्प्रिंग और स्टीम का मिक्सचर नजर आएगा, जो कि बहुत बड़ा कॉलम, एक एक्सप्लोजन सा बना रहा होगा, एक एक्सप्लोसिव वे में निकल रहा होगा। इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास गीजर है, और ये गीजर की eruption है। तो ये गीजर भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, तीसरा इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आपको नजर आएगा। स्टूडेंट्स, यहां से आपको गीजर्स की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। और गीजर्स की डेफिनेशन क्या है? गीजर्स आर
the hot springs that discharges, जो निकालते हैं क्या क्या, hot water, गर्म पानी, and steam, और साथ ही intermittently फौरन ही releasing an explosive column in air। हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि वो स्टीम और पानी का एक फवारा सा जो अचानक से निकलेगा, उसे बुक बोल रही है कि इट इज रिलीजिंग एन एक्सप्लोसिव कॉलम इन एयर। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो वो जगह हो गई ना जहां पर हमारे पास जो लेयर ऑफ रॉक है वो वाटर को टच कर रही है। अगर ऐसी जगह जहां पर पानी मौजूद ही ना हो तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा। हम कहेंगे इफ हॉट रॉक्स आर नॉट वेरी डीप, देखें बहुत ज्यादा डीप नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतनी डीप हो गए तो फिर वो हमारे किसी काम के नहीं। एंड वाटर इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन पानी वहां मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं। हमारे पास अगर रॉक्स मौजूद हैं लेकिन हमारे पास वहां पानी नहीं है, तो फिर हम खुद यहां पर वेल्स जैसे कुएं खोदेंगे और पानी को हम ऊपर से नीचे भेजेंगे। वो पानी जब ऊपर से नीचे जाएगा तो जब वो रॉक्स के करीब पहुंचेगा तो आपको मालूम है ये स्टीम बनकर निकलेगा, और जब ये स्टीम बनकर खुद ब खुद ऊपर जाएगा, ये हाई प्रेशराइज्ड स्टीम जो है, इसके साथ मैं फिर से बिल्कुल वैसे ही टरबाइन रख दूं तो वो रोटेट करेगी और वो जनरेटर को रोटेट करेगी और फिर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फर्क क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहां रॉक्स के साथ खुद वाटर टेबल कांटेक्ट में था और ये सारा काम खुद हो रहा था, स्टीम भी आ रही थी, लेकिन यहां पर हमारे पास जो रॉक्स हैं वो वाटर टेबल के साथ कनेक्टेड नहीं थे, तो इसलिए वाटर टेबल तो हमारे पास था ही नहीं पानी में, तो हमने क्या किया, खुद पानी भेजा ताकि वो स्टीम बनकर निकले। दोनों सूरतों में हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन मिल रही है। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी चीज, जियोथर्मल एनर्जी में याद रखिएगा कि ये जो गीजर्स हैं ये कहां मौजूद होते हैं। नंबर 1 इनके बारे में याद रखना है कि ये वॉल्केनिक रीजन्स में होते हैं, ऐसी जगह जहां आतिशफिशा पहाड़ करीब में हो। दूसरी बात, ये कब गीजर्स निकलते हैं, दे इरप्ट एट इरेगुलर इंटरवल। आप नहीं बता सकते कि भाई अगर आज एक जगह पर गीजर जो है वो निकला है तो फिर हमारे पास अगले दिन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इनका कोई रेगुलर इंटरवल नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, ये हमारे पास अगर हम वहां से ये जियोथर्मल एनर्जी यूज करते जाएं तो समटाइम्स कुछ डैमेज भी होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी के नीचे एक लेयर होती है रॉक्स की, जिन्हें हम बोलते हैं एक्वाफिर, और ये जो लेयर है एक्वाफिर, ये हमारे पास इसका एक प्रेशर मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। जब हम बार बार इस एनर्जी को यूज करते हैं तो हम सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं, और कब पूरी दुनिया जो है वो इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं खत्म करता हूं आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए